Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. डियर स्टूडेंट, आज हम जेनेरिक BSN सेमेस्टर 4 की फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम आज इंडोक्राइन डिसऑर्डर को ट्रीट करने वाले जो डिफरेंट ड्रग्स होते हैं उस यूनिट को पढ़ेंगे। उसके सबसे पहले वाले पोर्शन यानी एंटी डायबिटिक ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, हम सबसे पहले डायबिटीज़ मेलिटस के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद रोल ऑफ इंसुलिन इन मेटाबॉलिक प्रोसेस में इंसुलिन के रोल के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी डायबिटिक एजेंट्स के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे, उनके मोड ऑफ एक्शन और साइड इफ़ेक्ट्स और उनके केयर के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ थेरेपी फॉर ऑल एंटीबायोटिक एजेंट्स, तमाम एंटीबायोटिक एजेंट्स की थेरेपी के लिए जो प्रिंसिपल होते हैं उसको सीखेंगे। इसके अलावा कम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन के बारे में बात करेंगे और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ पेनक्रियास के बारे में बात करेंगे। पेनक्रियास के दो अहम हिस्से होते हैं, एक को हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और एक को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, अमाइलेज, लैपेज, ट्राइप्सिन और कीमोट्राइप्सिन। जबकि पेनक्रियास में स्पेशल सेल होते हैं और 4 किस्म के सेल होते हैं। एक सेल को हम अल्फा सेल कहते हैं जो कि ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेट करता है। एक सेल को हम बीटा सेल कहते हैं जो कि इंसुलिन सिक्रेट करता है। और ये डेल्टा सेल को हम डी सेल भी कहते हैं। डेल्टा सेल ये सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस करता है। एफ सेल पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस करता है। अब इन सेल की कलेक्शन को हम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहता है। अब फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हाई से लेकर नॉर्मल, जब ब्लड ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है, ब्लड में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है, तो उसको नॉर्मल लाने के लिए क्या किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझे टू हाई नॉर्मल, अगर टू हाई हुआ तो उसको कैसे नॉर्मल किया जाता है, फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए। तो सबसे पहले स्टिमुलस मिलेगा और स्टिमुलस क्या होगा, स्टिमुलस ये होगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होगी। इस स्टिमुलस को रिसेप्टर रिसीव करेंगे, बीटा सेल ये क्या करेंगे, ये इसको रिसीव करेंगे और इसके नतीजे में यानी ये बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। कंट्रोल सेंटर, बीटा सेल का जो कंट्रोल सेंटर है वो पेनक्रियाज है, उस पेनक्रियाज के बीटा सेल बेसिकली इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा और वो इंसुलिन आके इफेक्टर्स के तौर पे काम करेंगे। इफेक्टर के तौर मुराद ये है कि ये इंसुलिन बेसिकली मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू सर्टेन सेल्स, ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के सेल में डालेंगे, सेल में स्टोर करेंगे, जैसे कि लीवर हो गया और मसल्स में। इसके अलावा ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करेगा, यानी छोटे छोटे ग्लूकोज के जो मोनोमर्स होते हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बनाएंगे जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। अब इसके नतीजे में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा ब्लड ग्लूकोज। अब इसके नतीजे में अगर ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप हो गया, ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप्स टुवर्ड नॉर्मल, यानी रिस्पॉन्स क्या होगा, इफेक्टर्स के जरिए इंसुलिन क्या करेंगे, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेंगे, हाई ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाएगी और इसके नतीजे में इंसुलिन की सिक्रीशन बंद हो जाएगी क्योंकि ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल मेंटेन हो जाएगा। अभी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू लो, जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, स्टिमुलस मिलेगा, ड्रॉप इन ब्लड ग्लूकोज। स्टिमुलस ये होगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार कम होगी। रिसेप्टर के तौर पे अल्फा सेल इसको ब्लड ग्लूकोज को डिटेक्ट करेगा और कंट्रोल सेंटर के तौर पे अल्फा सेल ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करेगा। और जब ये ग्लूकागोन प्रोड्यूस होगा तो इफेक्टर इसका क्या होगा, ग्लूकागोन का, ग्लूकागोन बेसिकली ग्लाइकोजन को ग्लूकोज पे तोड़ेगा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, जैसे कि यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया में हो रहा था, उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ग्लूकागोन हार्मोन बेसिकली ग्लाइकोजन को, जो स्टोर फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज होता है, उसको तोड़ेगा ग्लूकोज में और इसके नतीजे में ये सेल को स्टिमुलेट करेगा ताकि मोनो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी और इसके नतीजे में जो रिस्पॉन्स मिलेगा, ब्लड ग्लूकोज रेस हो जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। और जब ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा तो उसके बाद ग्लूकागोन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगी। ये सिंपल फीडबैक मैकेनिज्म है। सबसे पहले हम डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ डिसऑर्डर जो डिसऑर्डर है ये कार्बोहाइड्रेट की डिसऑर्डर है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म यानी कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म, और इसके नतीजे में या तो इंसुलिन की कमी होती है, लैक ऑफ इंसुलिन, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, या इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इंसुलिन अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करता। इसके 3 अहम साइन है, पॉलीयूरिया, यूरिन बार बार आएगा, पॉलीडिप्सिया, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी, बार बार प्यास लगेगी, पॉलीफेजिया, बार बार भूख लगेगी।
टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस के 4 बेसिक टाइप्स हैं। एक को हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं और फॉर्मरली पहले इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते थे, IDDM। और इसके अलावा जोवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी इसका दूसरा नाम है। चाइल्डहुड से लेकर एडोलेसेंस के दरमियान, यानी चाइल्डहुड से लेकर 18-19 साल के दरमियान, टीन एज के दरमियान ये डायबिटीज़ मेलिटस डेवलप हो सकता है। इंसुलिन लेवल डिक्रीज इन अर्ली स्टेज एंड लेटर इट इज टोटली एब्सेंट। इनिशियली इसमें इंसुलिन लेवल डिक्रीज हो जाता है और फिर जब ये डिजीज जैसी डेवलप होती है एज के साथ, तो उसके बाद इंसुलिन एब्सेंट हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, फॉर्मरली पहले इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस के नाम से लोग पुकारते थे। और इसके अलावा एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ भी इसे कहते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ भी इसे कहते हैं। रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एक्शन, जो इंसुलिन एक्शन होगा वो रेजिस्ट करेगा, इंसुलिन अपना काम नहीं करेगा। इंसुलिन की प्रोडक्शन तो होगी लेकिन या तो कम प्रोड्यूस होगी, बीटा सेल बेसिकली या तो इंसुलिन की मकदार बिल्कुल कम प्रोड्यूस करेगी, या जो इंसुलिन प्रोड्यूस होगी वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेगी। थर्ड टाइप से गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ ये प्रेगनेंसी के दौरान टेम्परेरी कंडीशन डेवलप हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और इसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। सेकेंडरी डायबिटीज़ किसी भी मेडिकेशन की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। एंटी डायबिटिक एजेंट्स, एंटी डायबिटिक एजेंट में हमारे पास 2 किस्म के एंटी डायबिटिक एजेंट होते हैं। एक को हम इंसुलिन कहते हैं और जो कि सबक्यूटेनियस और IV भी लगता है, और दूसरे को हम ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट कहते हैं जो ओरली देते हैं। तो सबसे पहले हम सोर्स ऑफ इंसुलिन की बात करेंगे। इंसुलिन ऑब्टेन फ्रॉम पोर्क एंड बीफ, जो बीफ होता है और पोर्क होता है उसके पेनक्रियाज से आर्टिफिशियली बनाया जाता है। सिंथेटिक इंसुलिन, जो सिंथेटिक इंसुलिन होता है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से बनता है, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन DNA के फ्रेगमेंट्स को उस बैक्टीरिया में डाल देते हैं, और वो बैक्टीरिया फिर जब ग्रो करता है लेबोरेटरी में तो वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है लेबोरेटरी में। तो इसे हम जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया भी कहते हैं जो कि इंसानों के लिए आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाता है। कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन इज 100 यूनिट पर ml, 1 ml में 100 यूनिट्स होते हैं। एंटी डायबिटिक एजेंट, टाइप्स ऑफ इंसुलिन, देयर आर सेवरल स्टैंडर्ड टाइप ऑफ इंसुलिन बेस्ड ऑन देयर ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। डायबिटीज़ के जो इंसुलिन जो कि इसके ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं उसके डिफरेंट टाइप है, स्टैंडर्ड टाइप में से मुख्तलिफ टाइप्स मौजूद हैं। उसके आगाज़ से और उसके एक्शन के मुताबिक डिफरेंट डिफरेंट डायबिटिक एजेंट मौजूद होते हैं। सबसे पहले रैपिड एक्टिंग है। रैपिड एक्टिंग ये इंसुलिन तेज़ी के साथ काम करेंगे। उसके बाद शॉर्ट एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग जो है उसके लिए शॉर्ट एपिसोड रिक्वायर होगा, शॉर्ट टाइम रिक्वायर होगा। इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, कम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के बारे में बात करेंगे। इस एग्जांपल में लिस्प्रो या ह्यूमालॉग, लिस्प्रो या ह्यूमालॉग, बेसिकली ह्यूमालॉग इसका ब्रांड नेम से ह्यूमालॉग आता है, ये इसके ब्रांड नेम है। अपीयरेंस, इसकी जो अपीयरेंस होती है क्लियर लिक्विड सॉल्यूशन होती है जैसे कि पानी। और टाइम ऑफ एक्शन, इसके टाइम ऑफ एक्शन की बात करें तो ऑन से 5 से 15 मिनट में इसकी एक्शन स्टार्ट हो जाता है और 3 से 5 घंटे तक इसका एक्शन जारी रहता है। इट प्रोड्यूस रैपिड हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटिक्स, इसके नतीजे में डायबिटिक पेशेंट में उनके ब्लड में ग्लूकोज की मकदार को कम करता है। इट इज़ यूज्ड इन एक्यूट और क्रॉनिक डायबिटिक इमरजेंसीज, इसको क्योंकि ये रैपिड होता है, ये इंतहाई फास्ट काम करता है, तो क्रॉनिक और इसके अलावा जो डायबिटीज़ से रिलेटेड एक्यूट और क्रॉनिक इमरजेंसी होती है जैसे कि कीटो एसिडोसिस या हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा, इस चीज़ों को, या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इन चीज़ों को इमरजेंसी ट्रीट करने के लिए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को दाखिल किया जाता है। लिस्प्रो एक्ट्स फास्टर देन रेगुलर इंसुलिन, thus इट मस्ट नॉट बी एडमिनिस्टर्ड मोर देन 5 मिनट बिफोर मील। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लिस्प्रो नाम से, यानी जिसका ब्रांड नेम ह्यूमालॉग है, ये इंतहाई तेज़ी के साथ काम करता है। और इस तो जो लिस्प्रो मेडिसिन है, लिस्प्रो जो इंसुलिन है, ये रेगुलर इंसुलिन के मुकाबले में इसका एक्शन बहुत फास्ट होता है। तो इसको खाना खाने से 5 मिनट पहले एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए बिफोर मील्स। इसका रूट सबक्यूटेनियस है, यानी सबक्यूटेनियस इसको लगाया जाता है।
Lispro acts faster than regular insulin, thus it must not be administered more than 5 minutes before meals. खाना खाने से 5 मिनट पहले इसको एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। टाइप्स ऑफ इंसुलिन, सेकेंड में हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जांपल में रेगुलर इंसुलिन है जिसे हम ह्यूमोलिन आर भी कहते हैं। ह्यूमोलिन आर इसका ब्रांड नेम है। अपीयरेंस में क्लियर लिक्विड सॉल्यूशन है, ये भी बिल्कुल पानी की तरह क्लियर है। ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 मिनट से लेकर 1 घंटे में इसकी स्टार्टिंग होती है और इसकी जो परसिस्टेंस होती है 5 से 8 घंटे तक इसका जो एक्शन होता है वो बॉडी के अंदर जारी रहता है। ह्यूमोलिन आर इज द ओनली इंसुलिन प्रिपरेशन दैट कैन बी गिवन IV। सो यू मस्ट रिमेंबर, इस पॉइंट के बारे में आप हमेशा याद रखें। ह्यूमोलिन आर जिसे हम बेसिकली रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये वाहिद ऐसे इंसुलिन है जिसको हम IV दे सकते हैं। रेगुलर इंसुलिन कैन बी गिवन 30 मिनट्स बिफोर मील्स, खाना खाने से 30 मिनट पहले हम रेगुलर इंसुलिन दे सकते हैं। रेगुलर इंसुलिन रूट्स सबक्यूटेनियस और IV, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं और इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। इसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ह्यूमोलिन एन। ह्यूमोलिन एन कंटेन प्रोटामीन, ह्यूमोलिन एन में प्रोटामीन होता है और ये एक प्रोटीन होता है जो कि एक्शन, इंसुलिन के एक्शन को प्रोलॉन्ग्स कर देता है, इंसुलिन के एक्शन को बढ़ा देता है। इसके स्टार्टिंग यानी कि इसके आगाज़ 1 से 3 घंटे में इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है और 12 से 16 घंटे तक इसका जो ड्यूरेशन होता है एक्शन का वो कंटिन्यू रहता है। ये भी हम सबक्यूटेनियस देंगे। Therefore, this insulin is given regardless of meal timings, often once or twice in a day. इस वजह से इसके लिए खाने की कोई शराइत वगैरह नहीं है कि खाने यानी नहार मुँह देना है या खाना खाने के बाद देना है, किसी भी टाइम आप दिन में 2 दफ़ा दे सकते हो। टाइप्स ऑफ इंसुलिन में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ये अनदर इंसुलिन की टाइप्स है और इसके एग्जांपल में बेसिकली ह्यूमोलिन अल्ट्रा लेंट, इसे हम लेंटस भी कहते हैं और इसका ब्रांड नेम है इंसुलिन ग्लार्जिन। इंसुलिन ग्लार्जिन को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, एब्जॉर्ब स्लोअर, इसकी एब्जॉर्प्शन बिल्कुल स्लो होती है अदर इंसुलिन के मुकाबले में बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं इंसुलिन ग्लार्जिन की। ऑनसेट ऑफ एक्शन 4 से 8 घंटे तक इसकी एक्शन स्टार्ट होता है और 24 घंटे तक इसका जो मैकेनिज्म होता है यानी इसके जो काम होता है वो 24 घंटे तक जारी रहता है। लेंटस इज एन एनालॉग ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ये बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन की तरह ये उसका एनालॉग है, उसकी तरह सेम परफॉर्मेंस कर रहा होता है। इट इज़ द फर्स्ट लॉन्ग एक्टिंग रिकम्बिनेंट DNA ह्यूमन इंसुलिन अप्रूव्ड बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। ये सबसे पहली रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के ज़रिए ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया है जो कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने इसको अप्रूव किया है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस को ट्रीट करने के लिए। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड वंस डेली एंड सो इट मेंटेन्स द ब्लड शुगर लेवल फॉर इंटायर डे। ये सबसे पहले इसको एडमिनिस्टर करना है, दिन में एक टाइम एडमिनिस्टर कर सकते हो और ये पूरे बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल होगा उसको पूरे दिन मेंटेन रख सकता है। ऑप्टिपिन के साथ ही अवेलेबल होता है जिसे इंसुलिन पेन भी कहते हैं, इसको आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। रूट इसका सबक्यूटेनियस है। ऑप्टिपिन, सो जी जनाब ये ऑप्टिपिन है और ये ऑप्टिपिन डायरेक्ट सबक्यूटेनियस में लगता है, जैसे कि ग्लूकोमीटर के साथ प्रिक करने के लिए एक पेन आता है, सेम यहाँ पे एक नीडल मौजूद होता है और जस्ट लाइक दिस, इस तरह इसे हम ऑप्टिपिन कहते हैं सबक्यूटेनियस लगाने के लिए। नाउ combination insulin, there are commercially pre-mixed, they are commercially pre-mixed, commercially यानी कि आमतौर पर इसको कमर्शियली मिक्स किया जाता है मुख्तलिफ इंसुलिन को। अब जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमोलिन 70/30, इसमें 70% जो ह्यूमोलिन एन इंसुलिन पाया जाता है और 30% जो रेगुलर इंसुलिन होते हैं वो पाया जाता है ताकि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बढ़ जाए। ह्यूमोलिन 50/50, इसमें ह्यूमोलिन एन 50% होता है और 50% इसमें रेगुलर इंसुलिन होता है और इस कम्बिनेशन को हम इंसुलिन कम्बिनेशन कहते हैं। 30 से 60 मिनट्स के दरमियान इसका मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है और 10 से 16 घंटे तक इसका मैकेनिज्म जारी रहता है। इंसुलिन के साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया,
इंसुलिन से हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, अचानक ब्लड में शुगर के लेवल गिर सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, एजिटेशन हो सकती है यानी कि एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह, ट्रीमर्स हो सकता है, ट्रीमर से मुराद पूरा जिस्म हिलेगा, हेडेक हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, लेथार्जी, थकावट महसूस होगी, फटीज होगी। इसके अलावा स्किन में रेडनेस होगी, इरिटेशन होगी, और जहाँ पर इंजेक्शन लगाया हो वहाँ पर स्वेलिंग भी हो सकती है। लिपोडिस्ट्रोफी भी हो सकती है। लिपोडिस्ट्रोफी बेसिकली ये डीजेनरेटिव चेंजेस होती है एडिपोज टिश्यूज में। इंसुलिन इंजेक्शन, जहाँ पर इंसुलिन इंजेक्शन लगता है उन जगहों पर लिपोडिस्ट्रोफी हो जाती है, और लिपोडिस्ट्रोफी डीजेनरेटिव चेंजेस इन एडिपोज टिश्यूज होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से। सोमोगी इफेक्ट, रीबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया इन अर्ली मॉर्निंग में हाइपरग्लाइसीमिया की रीबाउंडनेस होगी, और इसके नतीजे में जो अर्ली यानी कि ड्यूरिंग नाइट के वक्त हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और उस हाइपोग्लाइसीमिया को कोप आउट करने के लिए ग्लाइकोजिनोलिसिस होगी, यानी कि ग्लाइकोजिन बेसिकली टूटेगा ग्लूकोज में, और इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी टू बीफ और पोर्क, यानी पोर्क और बीफ खाने वाले हजरात में इससे हाइपर सेंसिटिविटी होगी। नाउ स्मोगी इफेक्ट्स, स्मोगी इफेक्ट बेसिकली ये वो कंडीशन होता है जिसमें रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, ये अर्ली मॉर्निंग वीकेंड से, इस टाइम पे ग्लूकोज की मिकदार बिल्कुल कम हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, और उसके बाद फिर बॉडी की नीड के लिए ग्लाइकोजिन टूटता है और उस ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, और फिर सुबह के टाइम बेसिकली ग्लूकोज की मिकदार दोबारा बढ़ जाती है, और इसके नतीजे में हाइपरग्लाइसीमिया होता है। इसे हम स्मोगी इफेक्ट्स कहते हैं। नर्सिंग एम्प्लीकेशन, असिस्ट द पेशेंट ब्लड शुगर लेवल बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन, इंसुलिन एडमिनिस्टर करने से पहले हम पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल को देखेंगे कि आया हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है। ऐसा ना हो कि हाइपोग्लाइसीमिया और हमने इंसुलिन लगा दिया, पेशेंट एक्सपायर हो गया, या आया ऐसा तो नहीं कि इंसुलिन की मिकदार जो है काफ़ी ज़्यादा और हमने लो डोज लगा दिया। तो इस चीज़ को जो है इसकी असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। नर्सेज शुड ऑलवेज एडमिनिस्टर इंसुलिन ऑन द शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम पे, ऐसा ना हो कि आपने दिन में 5-6 दफ़े इंसुलिन लगा दिया, नहीं, बिल्कुल शेड्यूल, एक प्रॉपर सिस्टम के तहत इंसुलिन लगाना ज़रूरी है। प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ इंसुलिन इज़ नेसेसरी, द नर्स मस्ट रोल द वायल ऑफ इंसुलिन बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। अब फ्रिज में नर्सिस ने वायल उठाए इंसुलिन का, तो उसको सबसे पहले उसके टेम्परेचर को मेंटेन करें, उसको मिक्स करें ताकि इंसुलिन की जो प्रिसिपिटेट हो वो आपस में मिल जाए। डू नॉट शेक द वायल, वायल को आपने बिल्कुल शेक नहीं करना है, स्लो आपने वायल को इस तरह रोल करना है। रोल करने से उसके अंदर जो प्रिसिपिटेट होंगे वो दोबारा मिक्स हो जाएंगे। तो बबल्स नहीं बनाने, अगर शेक होगी तो शेक की वजह से बबल होगी और इसके नतीजे में डोज इनएक्यूरेट हो जाएगी। इंसुलिन कैन नॉट बी गिवन ऑरली, याद रखें इंसुलिन ऑरली भी नहीं दे सकते, और ना ही हर एक इंसुलिन हम आईवी दे सकते हैं। इंसुलिन इंजेक्शन सेट शुड बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लिपोडिस्ट्रोफी, जो इंसुलिन जहाँ पे लगा रहे हो उस जगह को रोटेट करें ताकि लिपोडिस्ट्रोफी ना हो। अनओपन इंसुलिन वायल आर रेफ्रिजरेटेड अंटिल नीडेड, अब अगर अनओपन इंसुलिन वायल है तो उसको जब तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक के लिए उसको फ्रिज में रखें। ओपन वाइल शुड आल्सो कीप 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 मंथ, और अगर वाइल ओपन कर दिया तो 2 से 8 डिग्री के दरमियान आप उसको फ्रिज में रखें, 1 मंथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। नर्सेज शुड नो द साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड एजुकेट अबाउट द साइन एंड सिम्टम टू पेशेंट एंड फैमिली अकॉर्डिंगली। नर्सेज को हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में इल्म होना चाहिए, क्योंकि ये इंसुलिन का काम ये होता है कि वो हाई ग्लूकोज को हाइपो में कन्वर्ट करते हैं, और फैमिली को भी ये बताना है। टीच द पेशेंट टू कीप कैंडी विद देम टू डील विद सब्सिक्वेंट हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट को ये भी बताना है कि कोई कैंडी वगैरह कोई चॉकलेट वगैरह रखना है, क्योंकि अचानक इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, तो इमरजेंसी के तौर पे वो कहें ताकि हाइपोग्लाइसीमिया का जो सब्सिक्वेंट एपिसोड होते हैं उसके साथ डील किया जा सके। व्हेन मिक्सिंग टू इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन शुड बी ड्राउन फर्स्ट, याद रखें जब 2 इंसुलिन डिफरेंट इंसुलिन आप लगा रहे हो तो इसके नतीजे में रेगुलर इंसुलिन को आप सबसे पहले सिरिंज में डाइल्यूट करोगे, यानी कि सिरिंज में उसको ड्रॉ करेंगे। यूज सिरिंज कंटेनिंग 100 यूनिट्स पर एम एल, ऐसे सिरिंज लेंगे जैसे कि अमूमन इसका अपना सिरिंज आते हैं जिसमें 100 यूनिट्स होते हैं पर एम एल। टीच पेशेंट इंसुलिन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफरेंट साइट फॉर इंजेक्शन, पेशेंट को भी आपने टीच करना है ताकि वो खुद भी एडमिनिस्टर कर सके। स्मोकिंग डिक्रीज इंसुलिन एब्जॉर्प्शन, अवॉइड दैट, पेशेंट को अपने स्मोकिंग से रोकना है क्योंकि वो इस इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। कैरी अ मेडिकल अलर्ट कार्ड एट ऑल टाइम्स, डायबिटिक कार्ड ऑल टाइम होना चाहिए ताकि
कहीं पर भी कोई ऐसा ट्रेजेडी हो गई तो उसकी वजह से लोग काफ़ी जो है डायरेक्टली उसको रिकग्नाइज कर सके कि ये पेशेंट है और उसको हॉस्पिटल एडमिट कर सके। इफ़ IV इंसुलिन इज गिवन, वॉच फॉर साइन ऑफ हाइपोकैलीमिया। अगर IV आपने दे दी इंसुलिन तो हाइपोकैलीमिया यानी सीरम में पोटेशियम की लेवल कम तो नहीं हुई, उसको भी मॉनिटर करना है, उसके लिए टेस्ट करना जरूरी है। अल्कोहल कैन ट्रिगर अ हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शन। जो हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शन होता है उसको ट्रिगर कर सकता है अल्कोहल। अवॉइड इट्स इंटेक। इसके इस्तेमाल करने से पेशेंट को रोकना जरूरी है। सीरम ग्लूकोज एंड ग्लाइकोसाइलेटेड HbA1c, जिसे हम HbA1c भी कहते हैं, मस्ट बी मॉनिटर पीरियोडिकली थ्रू आउट द थेरेपी। यानी थेरेपी के दौरान हर मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ में आपने HbA1c के भी रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि HbA1c हो जाए और हमें अंदाज़ा हो जाए कि प्रीवियस 3 मंथ और 4 मंथ में डायबिटीज़ का रेशो कितना रहा। अच्छा जी, तो अभी हम ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो एंटी डायबिटिक पेशेंट लेते हैं ओरली, माउथ के ज़रिए। तो इसमें सबसे पहले हम सल्फोनाइल यूरियस को डिस्कस करेंगे। सल्फोनाइल यूरियस बेसिकली ये वो ग्रुप होता है एंटी डायबिटिक ड्रग्स का जो बीटा सेल को स्टिमुलेट करते हैं ताकि उससे इंसुलिन की सिक्रीशन फास्ट हो जाए। दिस ड्रग आल्सो इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ सेल टू बाइंड टू इंसुलिन। ये सेल को इसकी सलाहियत यानी इस तरह एबिलिटी देते हैं ताकि वो इंसुलिन के साथ बाइंड हो जाए, थस इंक्रीजिंग टिश्यू रिस्पॉन्स टू इंसुलिन। और टिश्यू का जो रिस्पॉन्स होता है इंसुलिन के लिए उसको भी बढ़ा देता है। आल्सो डिक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय द लीवर। लीवर में जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है उसको भी ये डिक्रीज कर देते हैं सल्फोनाइल यूरियस। इसके एग्जांपल में ग्लिमिपिराइड यानी अमाइराइल, ग्लेपिजाइड ब्रांड नेम इसके ग्लूकोट्रॉल है, टलबुटामाइड, ओरिनेस, एसीटोहेक्सामाइड, डेमिलर, टोलिजामाइड, टोलिनेस, क्लोरोप्रोपामाइड, डायबिनेसिस, ग्लाइबोराइड, नॉन माइक्रोनाइज और इसका ब्रांड नेम है ग्लाइनेस है। तो ये तमाम के तमाम सल्फोनाइल यूरियस के एग्जाम्पल में शामिल हैं। सेकेंड क्लास जो है इसके हम सल्फोनाइल यूरियस के हम साइड इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, नर्वसनेस, ट्रिमर, कन्फ्यूजन, एंजाइटी, हंगर। इसके अलावा डायरिया भी हो सकता है। हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर में एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ल्यूकोपीनिया यानी ब्लड में WBC की मिकदार कम हो सकती है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है यानी प्लेटलेट्स की मिकदार भी कम हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन डायबिटीज मेलिटस टाइप 1। टाइप 1 के पेशेंट को ये मेडिसिन हम नहीं दे सकते, उसमें ये मेडिसिन कॉन्ट्राइंडिकेशन है क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करते, बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है। प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, अल्कोहल के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सल्फोनाइल यूरियस की हाफ लाइफ को बढ़ा देते हैं। हेपेटिक और रीनल डिस्फंक्शन, जिगर और गुर्दों के मरीजों को भी सल्फोनाइल यूरियस नहीं दे सकते। सेकेंड क्लास बिगोनाइट्स है और बिगोनाइट्स बेसिकली ये हेपेटिक प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, जिगर में जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है उसको डिक्रीज कर देती हैं। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती हैं। और इसके अलावा जो रिसेप्टर की सेंसिटिविटी होती है उसको बढ़ा देती है और पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक एट द सेलुलर लेवल पर ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा देती है। इसके एग्जाम्पल में मीटोफॉर्मिन और इसका ब्रांड नेम ग्लूकोफेज है। इट इज़ यूज्ड इन अ पेशेंट दैट आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू डाइट एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम। वो पेशेंट जो डाइट और एक्सरसाइज प्रोग्राम में रिस्पॉन्स नहीं देते उन पेशेंट को हम मेटाफॉर्मिन रिकमेंड करते हैं। साइड इफेक्ट में डिजीनेस, फटीग, हेडेक, बाइटर और मेटालिक टेस्ट होगी, जबान की बाइटर टेस्ट होगी। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डिक्रीज एपेटाइट, एपेटाइटिस में डिक्रीज हो जाएगी। विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। रीनल इम्पेयरमेंट एंड लिवर डिजीज और रीनल इम्पेयरमेंट में यानी ऐसे पेशेंट जिनको किडनी और लिवर डिजीज हो उनमें हम ये बेगोनाइट्स नहीं दे सकते हैं। और थर्ड क्लास जो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जिसे हम अल्फा ग्लूकोसाइडेज कहते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज रिलीज करते हैं एक एंजाइम और उस एंजाइम का नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। और बेसिकली जब इस अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट किया जाए तो फिर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज रिलीज नहीं होंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होंगे। और ऐसे मेडिसिन जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट कर देते हैं उसे हम अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर कहते हैं और ये ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं। दिस
इनहिबिशन लीड्स टू डिले इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और जब ये डिले हो जाती हैं यानी जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शंस में ताखीर हो जाती है, देर हो जाती है। यूज्ड फॉर क्लाइंट्स हु डू नॉट अचीव रिजल्ट विद डाइट एंड एक्सरसाइज अलोन, ऐसे पेशेंट के लिए हम ये थेरेपी की पर्पस पे देते हैं जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता एक्सरसाइज के लिए और प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। एग्जाम्पल में एक कार्बोस जिससे प्रीसोस इसका ब्रांड नेम है, मैग्नीटोल ग्लाइसेट इसका ब्रांड नेम है। साइड इफेक्ट बेसिकली फ्लैटुलेंट्स, गैस पैदा करेगा, मसल्स क्रैम्प्स होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, डायरिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया में अकर इफ द ड्रग इज कंबाइंड विद इंसुलिन और सल्फोनाइलयूरस। हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकते हैं यानी ग्लूकोज बिल्कुल भी कम हो सकते हैं अगर इसको डबल थेरेपी में लिया गया सल्फोनाइलयूरस के साथ या इंसुलिन के साथ। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में नहीं दे सकते क्योंकि ये आयरन की एब्जॉर्प्शंस को भी डिक्रीज करती है। डू नॉट एडमिनिस्टर विद मेटाफॉर्मिन, मेटाफॉर्मिन यानी बेसिकली सल्फोनाइलयूरस के साथ इसको एडमिनिस्टर नहीं करना है। बोथ है जीआई रिलेटेड साइड इफेक्ट, क्योंकि दोनों की जीआई रिलेटेड सिम्टम्स है, जीआई साइड इफेक्ट्स है वो सेम है, इस वजह से इसको मेटाफॉर्मिन के साथ भी एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। इसके बाद ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की थर्ड क्लास में थायोजोलिडीन डायोन्स शामिल है। थायोजोलिडीन डायोन्स बेसिकली इसकी एग्जांपल में पायोजिलिटाजोन HCl जिसे हम एस्टोस इसका ब्रांड नेम है। इसके अलावा रोसिजिलिटाजोन बेसिकली इसका जो ब्रांड नेम है एवेंडिया है। ये ग्लाइसेमिक कंट्रोल को इम्प्रूव करता है बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और इसके नतीजे में ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो है इम्प्रूव हो जाता है। साइड इफेक्ट में बेसिकली थायोजोलिडीन डायोन्स की साइड इफेक्ट में लीवर डैमेज, एडिमा हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, और मैकेनिज्म नॉट वेरी वेल नाउन, इसमें ऐसे मैकेनिज्म भी हो सकते हैं जो कि जिसका यानी कि नाउन नहीं होते। हाउएवर इट इज सेड दैट इट डिक्रीज किडनीज एबिलिटी टू एक्सक्रीट सोडियम, किडनी की जो सलाहियत होती है सोडियम को एक्सक्रीट करने की वो भी इससे थायोजोलिडीन डायोन से डिक्रीज हो सकती है, लीडिंग टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, सोडियम और वाटर रिटेंशन इसकी वजह से ज़्यादा हो सकती है। मस्ट बी गिवन वेरी कॉशियसली, इसको बिल्कुल एहतियात के साथ देना होगा टू कार्डियोलॉजी पेशेंट, कार्डिक पेशेंट में, स्पेशली हार्ट फेलियर पेशेंट, टू प्रिवेंट पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा यानी लंग्स में एडिमा से बचने के लिए कार्डिक पेशेंट को इंतहाई एहतियात के साथ, क्वेश्चंस के साथ ये मेडिसिन देनी होगी। इसके बाद मेग्लिटिनाइड्स ये भी अनदर क्लास है एंटी डायबिटिक ड्रग्स का, और इसके एग्जांपल में रिपिग्लिनाइड या इसके अलावा सेकंड जो है नेटिग्लिनाइड, ये दोनों इसके एग्जांपल में शामिल है। ये स्टिमुलेट करते हैं बीटा सेल को टू रिलीज इंसुलिन, ये भी इंसुलिन को रिलीज करते हैं, बीटा सेल को स्टिमुलेट करते हैं। देयर एक्शन इज सेम एज सल्फोनाइलयूरिया की तरह इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी सेम होता है। दे आर शॉर्ट एक्टिंग एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ये शॉर्ट एक्टिंग एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं। रैपिड एब्जॉर्प्शंस एंड एलिमिनेशन, इसकी एब्जॉर्प्शंस और एलिमिनेशन तेज़ी के साथ होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ वेल टॉलरेटेड, इसको जो है ज़्यादातर टॉलरेट कर सकते हैं बॉडी। एडवर्स इफेक्ट में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है विद इन 1 से 4 आवर्स ऑफ एडवांसेशन, 1 से 4 घंटे बाद एडवांसेशन के फ़ौरन बाद हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा क्योंकि इसकी एक्टिंग रैपिड है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में हम लीवर डिस्फंक्शन के पेशेंट को मेग्लिटिनाइड्स नहीं दे सकते हैं। Nursing implications for oral anti-diabetic. Advise patient to take with food if GI upset. अगर GI upset होगी तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो मेडिसिन जो है फूड के साथ ले। Encourage patient to maintain their established program of exercise and calorie intake. पेशेंट को encourage करना है ताकि वो कैलोरी इंटेक करे और एक्सरसाइज प्रॉपरली करें। Inform clients about sign and symptom of hypoglycemia. पेशेंट को इन्फॉर्म करना है उसके हाइपोग्लाइसीमिया के साइन और सिम्टम के हवाले से। सल्फोनाइलयूरिया शुड नॉट बी गिवन विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ नहीं देना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इम्प्लीकेशन है। एंड शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद हेपेटिक और रीनल डिस्फंक्शन, ऐसे पेशेंट जिनके जिगर और इसके अलावा गुर्दे खराब हो उनको भी नहीं दे सकते। एडिमा एंड वेट गेन शुड बी मॉनिटर विद पायोग्लिटाजोन, जो पायोग्लिटाजोन है उसके साथ वेट को और उसके अलावा एडिमा को मॉनिटर करना ज़रूरी है। एंड शुड बी गिवन क्यूशियसली, इस इंतहाई एहतियात के साथ कॉशियसली इसको कार्डिक पेशेंट में और हार्ट फेलियर पेशेंट में या इसके अलावा कार्डिक फेलियर पेशेंट में ये इंतहाई एहतियात के साथ देना होगा। इसके अलावा एकार्बोज शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट विद आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जो एकार्बोज है इसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के वो जो पेशेंट होते हैं उसको एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। मेटाफॉर्मिन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड लेवल शुड बी चेक
क्योंकि मेटाफॉर्मिन विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के लेवल को गिरा देता है। अगर रिड्यूस होगी तो सप्लीमेंट वगैरह देना बहुत ज़रूरी होगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को आपने इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूनिट 1 के टैब 2 को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।